लेकिन भाभी जब से मैं आपके घर आई हूँ देख रही हूँ आपकी बहू तो बहुत काम करती है। ऐसा तो मुझे कहीं से भी देखकर नहीं लगा कि आपकी बहू कोई काम नहीं करती। अरे जीजी अब 4 दिन के लिए आप आई हैं तो आपके सामने कूद कूद कर काम कर रही है। जब आप चली जाएंगी ना तो वो अपनी असली रंगत पे आ जाएगी। मैं ही जानती हूँ जीजी, मैं जानती हूँ कि वो कैसी है। अरे नाक में दम करके रखा है उसने, यहाँ तक कि सुबह 10 बजे सोकर उठती है। उसके उठने से पहले मैं चाय नाश्ता खाना सब कुछ कर लेती हूँ। सिर्फ सोकर उठती है, नहाती है और अपना खाना पीना खाकर फिर जाकर अपने कमरे में सो जाती है। दीदी मेरा दुख मैं ही जानती हूँ। अब मैं आपसे भला क्यों झूठ बोलूंगी बताइए। आपकी तरह कोई भी यकीन नहीं करता है मेरी बात में, ना ही मेरा बेटा ना ही मेरे पति, कोई यकीन नहीं करता है मेरी बात में। मेरे पति के सामने भी वो आगे हो कर काम करती है, अपने पति के सामने भी ऐसे ही करती है। तो घर वाले लोग सोचते हैं कि कितनी अच्छे से काम करती है। अब मैं किसे अपनी व्यथा सुनाऊं जीजी, किसे सुनाऊं। घर में रहकर यदि ये सारी बात मैं आपको बताती तो सुन लेती वो और फिर बेवजह की ही लड़ाई झगड़े करने लगती, उठाकर बैग अपना मायके भाग जाती। इसलिए तो मैं यहाँ गार्डन में आपको लेकर आई हूँ ताकि यहाँ पर बैठकर मैं आपको अपना दुखड़ा सुना सकूं। अब कौन है जीजी ऐसा जिसे मैं अपना रोना बता सकूं। आपको बताकर अपना मन हल्का कर रही हूँ। मैं क्या करूँ जीजी, क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे 1 नंबर की अलाल है अलाल मेरी बहू। देखो भाभी अभी उसकी शादी को 6 महीने हुए हैं, धीरे धीरे करके सब कुछ सीख जाएगी। उसे धीरे धीरे करके सिखाओ। अपनी बेटी को भी तो कुछ नहीं आता है तो हम धीरे धीरे करके सिखाते हैं ना। बेटी ही समझकर उसे समझाओ। आपको क्या लगता है दीदी, क्या मैंने अपनी बहू को समझाया नहीं होगा? अरे मेरे जैसा समझाएगा कौन। मैं तो उसे अपनी बेटी की तरह ही मानती हूँ। उसके हर काम करके दे देती हूँ। अरे मैं यहाँ तक कि उसके कपड़े बाथरूम में पड़े रहते हैं तो मैं धोकर डाल देती हूँ। और क्या करने लगूँ जीजी, क्या करने लगूँ बताओ आप। मैं बहुत तकलीफ में हूँ दीदी, बहुत तकलीफ में हूँ। मेरे जीवन में मुझे कभी सुख नहीं हुआ। माँ बाप के घर से शादी होकर जब आपके घर आई तो आपकी माँ ने मुझे काम करवा कर नौकरानी बना दिया था। जैसे ही मेरी देवरानी आई तो देवरानी ने तो जैसे पूरे सास का तेवर ले लिया था। पूरा काम मैं करती थी और वो सास की साथ चकिया बनकर बैठी रहती थी। उसके बाद में जब देवरानी अलग हुई, सासू माँ गुजर गई। अब बच्चे बड़े हो गए, बच्चों की शादी हो गई, बहू आई तो बहू भी वैसी ही आई। आखिर दुनिया में क्या भगवान ने मुझे ही काम करने के लिए भेजा है? और किसी को अपनी जिम्मेदारी समझ में नहीं आती है कि दीदी भाभी अब तो ये आपका ज्यादा ही हो रहा है। मुझे पता है कि मेरी माँ कितना काम करती थी और छोटी भाभी वो भी काम करती ही थी, लेकिन आपको तो ऐसा लगता है कि सारा काम आप ही संभाल रही हैं, आप ही घर गृहस्थी देख रही हैं और ये सबसे बड़ी गलती है आपकी। अरे दीदी मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, फिर भी आप जानती हैं कि मैं कितना काम करती हूँ कि नहीं आप बताओ। खैर अब ना अम्मा जी रही, देवरानी है तो वो अलग हो गई है तो अब उन लोगों से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जितना बना कर लिया, बाकी बहू ने तो मेरा जीना हराम कर दिया है जीजी, क्या ही बताऊं। यहाँ तक कि दुकान की जो पैसे आते हैं और जो अलमारी की चाबी है वो पैसे भी अपनी अलमारी में रखती है और अलमारी की चाबी भी अपने पास ही रखती है जीजी। इतना बड़ा अपमान सह रही हूँ मैं। सास के होते हुए घर की चाबी बहू रख रही है। बताइए भला। अरे भाभी छोटी छोटी सी बातों पर ध्यान दोगी तो कैसे घर गृहस्थी चलेगी बताइए आप। अलमारी की चाबी आपने रखी है, आपकी बहू ने, बात तो एक ही है। इन सब बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। मेरे घर में भी तो मेरे घर की सारी देखभाल मेरी बहू ही करती है, आपको तो पता है। मैं तो वैसे भी इन सब जिम्मेदारियों से दूर ही भागती हूँ। दीदी जरा देर शांत रहना, मेरी बहू का फोन आ रहा है, वरना कोई बात यदि उसने सुन ली तो बहुत ही ज्यादा झगड़ा करेगी, इसलिए थोड़ी देर शांत रहना। हेलो बेटा, क्या बोल रही हो? बोलो बेटा। मम्मी जी आप कहाँ हैं? वो क्या है ना, इन्हें पैसों की जरूरत है तो अलमारी की चाबी पूछ रहे हैं, तो आप आकर पैसे निकाल कर इन्हें दे दीजिए। अरे बेटा वो मैं यहाँ जीजी के साथ गार्डन तक घूमने आ गई थी। वो क्या है ना, घर में बहुत गर्मी लग रही थी, वो धोखे से मेरे पास चाबी आ गई है, बस मैं आ ही रही हूँ। देख लिया जीजी आपने, धोखे से आज मेरे पास चाबी क्या आ गई। मेरी बहू चिंता में पड़ गई होगी कि चाबी अपनी सास के पास छूट गई है। देख लिया आपने, मैं झूठ बोलती होंगी तो देख लो। चलो जल्दी चलो जीजी, यदि थोड़ी देर में मैं घर न पहुंची तो आफत आन पड़ेगी। चलो जल्दी। कितनी ज्यादा झूठी है भाभी, अपने आप को ज्यादा ही अकलमंद समझती है और सामने वाले को मूर्ख समझती है। अरे साफ समझ में आ रहा है कि भाभी झूठ बोल रही है। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ भाभी आपको कि आप कितनी बड़ी वाली झूठी हैं। आपको 30 सालों से जान रही हूँ मैं, आज से आपको नहीं जान रही हूँ। मेरी माँ के साथ भी आप ऐसे ही झूठ बोल कर उनसे लड़ा झगड़ा करती थी और छोटी भाभी भी अच्छी थी बेचारी। हाँ थोड़ा काम कम
करती थी, लेकिन उनका स्वभाव बहुत अच्छा था। लेकिन आप तो वो भी नहीं करती थी। कोई हमसे ज्यादा सीधा मिल जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके सीधेपन का हम नाजायज फायदा उठाएंगे और उसे भला बुरा सुनाने लगेंगे। बेचारी भाभी की बहू कितनी अच्छी है, सीधी सादी है। अब मैं 4 दिन से आई हूँ, लेकिन मजाल है कि कभी उसके चेहरे में उदासी देख लूं, गुस्सा देख लूं या उसका चेहरा उतरा हुआ देख लूं। इतना काम हंसते हंसते कर लेती है। कोई इतना बड़ा दिखावा तो नहीं कर सकता। भाभी तो बैठी ही रहती थी, फिर भी अपनी बहू को बदनाम करती है। अलमारी की चाबियों का कितना लोभ है आपको, ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ भाभी, मुझसे छुपा नहीं है ये। मुझे भी घर जाना चाहिए अब। मुझे दुकान जाना है। मम्मी क्या कर रही हैं? जल्दी बुलाओ उन्हें। क्या हुआ, क्यों इतना शोर कर रहे हो? अरे मम्मी, मुझे दुकान जाने के लिए देर हो रही है। आप चाबी अपने साथ लेकर चली गई थी। जल्दी से मुझे पैसे निकाल कर दीजिए, दुकान में व्यापारियों को पैसे देने हैं। हाँ, तो इसमें इतनी बड़ी कौन सी ऐसी आफत आन पड़ी जो चाबी के लिए मरे जा रहे हो तुम? पैसे आज नहीं तो कल भी दे सकते हैं ना। और बहू, तुम्हें क्या जरूरत थी मुझे फोन लगाने की? वो मम्मी जी, मैं दुकान जाने के लिए देर हो रही थी, बस इसलिए मैंने फोन लगा दिया था। अच्छा हाँ बेटा, सॉरी, मुझे क्या है पता नहीं था कि आज बाजार का दिन है और तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे। सॉरी बेटा, धोखे से मेरे हाथ से चाबी चली गई थी। लो बहू, ये अलमारी की चाबियां तुम ले लो और तुम पैसे निकाल कर ले आना। मम्मी जी, मुझे दूसरा काम याद आ गया है, आप पैसे निकाल कर लाकर इन्हें दे दीजिए। ठहर जा बेटा, अभी पैसे निकाल कर ला कर देती हूँ तुझे। कितनी ज्यादा सातिर है भाभी, चाले चलना तो इन्हें पहले से ही आता है, लेकिन अपने बहू बेटे को तक नहीं छोड़ेंगी, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। इतनी ज्यादा सातिर औरत। अब तो मैं सब समझ चुकी हूँ कि कौन गलत है और कौन सही है। अपनी माँ, अपनी भाभी के साथ तो मैंने अन्याय होने दिया, लेकिन अब इनके बहू बेटी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगी। ऐसे में तो भाभी बहू पर अत्याचार करने लगेगी। बेचारी को कितना बुरा लगा जब चाबी के लिए भाभी ने उन्हें चिल्लाया। तो बेचारी सीधी सादी है, इसका मतलब ये नहीं है कि भाभी जो मुँह में आएगा वो बोले चले जाएगी। अरे वो भी तो किसी के घर की बेटी है ना। ये बात भाभी को क्यों समझ में नहीं आती है? इस बार तो मैं भाभी को अच्छा खासा सबक सिखा कर रहूंगी। पवन, तेरी माँ की ऐसी हरकतें तू कैसे बर्दाश्त कर लेता है? तेरी पत्नी को भला बुरा सुनाती रहती है, बेचारी इतना काम करती है, इतनी अच्छी है, फिर भी तू कुछ क्यों नहीं बोलता है? अरे तेरी माँ सभी लोगों को यही बताती है कि तेरी बीवी कोई काम नहीं करती है। देख पवन, तेरी पत्नी जी तो बहुत अच्छी है, तू बहुत किस्मत वाला है जो इतनी अच्छी लड़की तुझे मिली है। भाभी शुरू से ही झूठ बोलती है। तेरी दादी थी तब भी ऐसा ही बोल बोल कर घर में लड़ाई झगड़े करवाती थी, जबकि मेरी अम्मा कितना काम करती थी, छोटी भाभी भी काम करती थी, लेकिन तेरी माँ को ऐसा लगता था कि सिर्फ वही अकेले काम करती है, और जबकि कोई काम नहीं, बस बैठकर इधर चुगली करना इधर चुगली करना, इसके अलावा काम ही क्या था। अब उन दोनों का साथ नहीं है तो अपनी बहू को छोड़ नहीं रही है। देख बेटा, आजकल की लड़कियां ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं। थोड़े दिनों के बाद जब बहू को ये सब बातें अखरने लगेंगी तो वो फिर मुंह खोलेगी और फिर वो भला बुरा सुनाने लगेगी। फिर ये बात तेरी माँ को और तुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। बहू को बोलने से पहले तू ही कुछ कर, ताकि तेरी माँ को इस तरह बोलने का मौका ना मिल सके। बुआ जी, मैं तो बहुत चाहता हूँ कि मम्मी को कुछ बोलूँ, लेकिन आपको पता है ना कि कितने नाटक करती हैं। हर समय बस लेडी का लड़ाई झगड़े करना, कहीं आत्महत्या करने की धमकी देना, कहीं कुछ। मैं उनसे बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया हूँ। अब तो पापा भी कुछ नहीं बोलते हैं। पापा ने उन्हें उनके हाल में छोड़ दिया है। आप जानती हैं ना बुआ जी कि मम्मी का स्वभाव कैसा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि घर में सुख शांति बनी रहे, बस इसलिए चुप रहता हूँ, वरना तो। देख बेटा, यदि तेरे अधिक मौन रहने से घर में तबाही, कलेश और नफरत पैदा हो जाए तो ऐसा चुप रहना भी किस काम का? यदि तुम सही को सही और गलत को गलत नहीं बोल सकते तो फिर क्या ही चुप रहना? भैया नहीं बोलते हैं तो क्या हो गया, कम से कम तुझे तो अपनी पत्नी की तरफ से बोलना ही चाहिए। बेटा, ये सब चीज अच्छा नहीं हो रहा है। देख बेटा, तू अपनी मम्मी को समझा, और यदि तू नहीं समझा पा रहा है तो कल को ऐसा ना हो कि तेरी पत्नी जी तो तुझे छोड़ छाड़ कर मायके चली जाए, क्योंकि आजकल की लड़कियां ये सब बातें बर्दाश्त नहीं करती हैं। वो तो समय के हिसाब से तुझे बहुत अच्छी पत्नी मिली है, वरना तू जानता है ना कि मेरी दोनों बहुएं कितनी ज्यादा अलाल हैं, ना कोई काम करती हैं और ना ही मुझे चैन से रहने देती हैं। तू जानता है ना कि कितनी ज्यादा परेशान कर रखा है उन्होंने मुझे। मैं तो उनके आगे आगे होकर भी काम करती हूँ, फिर भी मेरी कोई कदर नहीं है। बस इसलिए तो यहाँ चली आई हूँ मैं इस बार, वरना यदि सब कुछ अच्छा होता तो मैं क्यों अपना घर बार छोड़कर यहाँ चली आती। एक मेरी बहुएं हैं और एक मेरी भाभी की बहू है, जो इतनी अच्छी होने के बावजूद भी अपनी सास की नजरों में कभी अच्छी न बन पा रही है। पति का पूरा कर्तव्य होता है बेटा कि यदि उसकी पत्नी सच्ची है, उसकी पत्नी सही है, तो वो उसका साथ दे। देख, ऐसे में तो तू अपने रिश्तों का अपमान कर रहा है। देख बेटा, अभी भी समय है, अपने रिश्ते को बचा ले, वरना ऐसा ना हो कि कहीं बहुत देर हो जाए। आई एम सॉरी बुआ जी, मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं मम्मी के आगे जुबान नहीं खोल सकता, मम्मी के आगे किसी के लिए आवाज़ नहीं उठा सकता, क्योंकि यदि मैंने ऐसा किया तो घर में तूफान आ जाएगा।
मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे बोलने के कारण घर में कलेश हो, इसलिए मैं चुप रहता हूँ। उसी में मेरी और सबकी भलाई है। ठीक है बेटा, यदि तू अपनी पत्नी की तरफ से नहीं बोलना चाहता है तो फिर मैं बोलूंगी तेरी माँ को। मैं उसकी गलती का एहसास दिला कर रहूंगी, क्योंकि तेरी माँ जिस तरह की बातें बोलती है, जिस तरह के कड़वी शब्द अपने मुंह से निकालती है, वो सरासर गलत है। ये सब चीजें बिल्कुल ठीक नहीं हो रही हैं। मैं इस तरह किसी भी मासूम लड़की के साथ अत्याचार नहीं होने दे सकती। बुआ जी, आप अपने स्तर पर जो करना है करिए, लेकिन मैं तो बिल्कुल कुछ नहीं कर सकता। भले ही मेरी शादीशुदा जिंदगी में उथल पुथल मची रहे, लेकिन मैं अपनी माँ के खिलाफ नहीं बोलूँगा, मतलब नहीं बोलूँगा। कोशिश की थी मैंने एक बार बोलने की, तो मम्मी ने मुझे बहुत भला बुरा सुनाया और इस बात का बार बार बोल कर रो रही थी कि इसी दिन के लिए उन्होंने मुझे पैदा किया है। बस इसी कारण मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। कभी राम बनने के, कभी श्याम बनने के, चले आना प्रभु जी चले आना। जल्दी से सब्जियां काट लेती हूँ, उसके बाद खाना बनाकर थोड़ी देर रेस्ट कर लूंगी। सुबह 5 बजे की सोकर उठी हूँ, एकदम थकान हो रही है मुझे। 8 बज गए हैं, कैसे कैसे समय निकल जाता है पता ही नहीं चलता। अरे रितु, कितनी देर से आवाज लगा रही हूँ, तुम हो कि अपनी मस्ती में मगन हो, गाना गाए जा रही हो? अरे थोड़ा बहुत अपनी सास का भी ख्याल कर लिया करो। क्या हुआ मम्मी जी? मैंने तो आपकी आवाज सुनी ही नहीं। क्या बोल रही हैं? कोई काम है क्या आपको? अरे वो क्या है ना, मुझे तुमसे कोई जरूरी काम था। क्या काम मम्मी जी? बोलिए ना, कौन सा काम है? पड़ोस वाली विमला चाची के घर जाकर सेवैया वाली मशीन लेकर आ जाओ, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि थोड़ी सी सेवैया बना लेंगे। इस साल हमारे यहाँ सेवैया भी नहीं है। मम्मी जी, अभी मेरा खाना नहीं बना है, मैं खाना बना लेती हूँ, उसके बाद चली जाऊंगी। और फिर रसोई में यदि काम नहीं करूंगी तो फिर लेट हो जाएगा। अभी मुझे नाश्ता भी बनाना है, खाना भी बनाना है। अरे बेटा, खाने का क्या है, खाना तो चुटकियों में बन जाएगा। ला, मैं बना देती हूँ खाना बैठे बैठे। जा तो जल्दी से सेवैया बनाने की मशीन लेकर आ जा। उसके बाद में फिर मैं दोपहर में बैठकर तेरी बुआ जी के साथ सेवैया बना लूंगी। जी ठीक है मम्मी जी। इस बार तो मैं बहू को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि इसकी अकल ही ठिकाने आ जाएगी। बहू चाय नाश्ता दे दो जल्दी से, दुकान जाने के लिए देर हो रही है। क्या कर रही हो तुम? आज बहू है कहाँ? सोकर उठी है या नहीं? कब से आवाज़ लगाए जा रहा हूँ। अरे उर्मिला, कम से कम तुम ही मुझे चाय नाश्ता ला कर दे दो। यहीं पर चाय नाश्ते का इंतज़ार करते करते आधा समय बीत जाएगा लगता है। दुकानदारी शुरू करना है मुझे। सुन रही हो ना उर्मिला? कहाँ हो तुम? कब से आवाज़ लगाए जा रहा हूँ। पागल समझ कर रखा है तुम लोगों ने मुझे। बहू ने चाय नाश्ता तो बना ही दिया है, जल्दी से ले जाकर इनको दे देती हूँ और बताऊंगी कि मैंने चाय नाश्ता बनाया है। फिर ये पूछेंगे कि बहू कहाँ गई, तब मैं इन्हें बताऊंगी कि बहू कहाँ गई। अरे उर्मिला, हम कब से आवाज़ लगा रहे हैं, दुकान जाएं या यहीं घर पर बैठे बैठे सारा समय निकाल दें चाय नाश्ते के लिए? क्या हमें दिन भर यहीं बैठना पड़ेगा? कमाएंगे नहीं तो तुम लोग खाओगे क्या? तुम लोगों को समझ में नहीं आता है बहू कहाँ है, जब से हम चाय नाश्ते के लिए आवाज़ लगा रहे हैं। अब क्या ही कर लूँ, सुबह 5 बजे से उठकर सारी रसोई संभाल रही हूँ, टिफिन बना रही हूँ, आपके लिए नाश्ता तैयार कर रही हूँ। अब क्या ही कर लूँ, देखो ना कितना पसीना निकल रहा है। एक तो ये गर्मी, ऊपर से रसोई संभालना। हरे राम राम। तुम रसोई क्यों संभाल रही हो? बहू कहाँ गई आज? बहू की तबीयत तो ठीक है ना? सोकर उठी है या नहीं? बहू? अरे बहू ने तो नाक में दम करके रखा है जी। आज आखिर आपने तो उसकी सच्चाई देख ही ली। मैं नहीं चाहती थी कि आप उसकी सच्चाई देखें, लेकिन देखिए ना, सुबह से अपनी सहेली के घर बैठने को चली गई। मैं हूँ कि रसोई संभाल रही हूँ। जब मैंने उससे बोला कि बेटा आज तो खाना पीना और नाश्ता बना दे, तो बोलने लगी कि मम्मी जी मेरा मन नहीं है, और वो चली गई। पड़ोस में काकी के घर गई होगी। काकी की बहू के साथ अच्छी पटती है ना उसकी। काकी की बहू के साथ बड़ी गहरी दोस्ती है, दोनों मिलकर करते होंगे मेरी चाय चुगली। मैं तो परेशान हो गई हूँ जी, क्या बताऊँ। क्या बहू ऐसा कर रही है? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है उर्मिला कि हमारी बहू ऐसा कर सकती है। वो तो आज तक कभी तुमने उसको शिकायत नहीं बताई है मुझे। और ये कोई आज की बात नहीं है जी, ये तो इतने महीनों से चला आ रहा है। जिस दिन से बहू शादी होकर आई है, उस दिन से तो बहू ने मुश्किल से 2-4-6 दिन ही रसोई संभाली होगी। बाकी तो आपके सामने रहते में जब बहू काम कर लेती है, और जब आप लोग चले जाते हैं अपने अपने काम पर, तो बहू रसोई छोड़ देती है और ये बोल देती है कि मम्मी जी अब रसोई आप संभालो। लगता है आज बहू ने आपको देखा नहीं होगा, बस इसी के चलते बहू रसोई छोड़कर चली गई। अब मैं तो एक माँ भी हूँ और आपकी पत्नी हूँ। अपने पति को और अपने बेटे को कैसे घर से भूखा जाने दे सकती हैं भला? सुबह से लगी हूँ मैं आज काम पर, जब जाकर अभी चाय नाश्ता बना और आपका टिफिन बना है। आज ही क्या, मैं तो रोज ही करती हूँ। अब क्या है, रहने दीजिए, अब जाने ही दीजिए।
इतने महीनों से जब ये सब चल रहा है तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्यों इतना सब कुछ बर्दाश्त कर रही हो? लोगों को जितना ही ज़्यादा सर पर चढ़ाओ वो उतना ही ज़्यादा सिर पर बैठकर तांडव करेंगे। एक दिन तुम्हारे ही घर में तुम्हें पराया बना देंगे। देखो उर्मिला, तुम्हें यदि जिस तरह तुमने इस घर को इतने सालों से बनाया हुआ है उसी तरह बना कर रखना है तो तुम्हें अपने लिए आवाज़ उठानी ही पड़ेगी, और तुम नहीं उठा सकती हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारा पति हूँ, मैं तुम्हारे लिए आवाज़ ज़रूर उठाऊँगा। देखिए जी, हमारी बहू रितु अभी नादान है, कम उम्र की है बेचारी, अभी उतनी समझ नहीं है, भोली भाली है, धीरे धीरे करके घर गृहस्थी संभालना सीख जाएगी। मैं नहीं चाहती हूँ कि आप उसके कारण अपना बीपी हाई करें। दिमाग ठंडा रखिए जी, सब ठीक हो जाएगा। बहू अभी ना समझ, धीरे धीरे अकल आ जाएगी। जब बहू इतनी ही ज़्यादा नासमझ है तो उसके माँ बाप ने क्यों की उसकी शादी? अपनी बेटी को पहले समझदार बना लेना था, उसके बाद शादी करना था। ये मनमर्जी नहीं चलेगी उसकी। कहाँ है पवन? बुलाओ पवन, पवन। पापा, मैं आपके पीछे ही खड़ा हूँ, सारी बातें सुन रहा हूँ मैं। भैया, आप पवन को क्यों मार रहे हैं? क्या गलती है पवन की? क्यों हाथ उठा रहे हैं आप पवन पर? बताइए भैया। तुम चुप करो शांति, मैं इस घर का मुखिया हूँ, इस घर को सुधारने का काम मेरा है। अरे मेरे घर में इस तरह की मनमर्जी बिल्कुल नहीं चलेगी। वो पराये घर की लड़की आकर मेरी पत्नी पर हुकूमत चलाएगी, उसे नौकरानी बनाकर रखेगी। वो होती कौन है वो इस तरह की हरकतें करने वाली? और ये नालायक, ये जोरू का गुलाम अपनी बीवी की इस तरह की हरकतें देखते हुए भी कुछ नहीं बोल रहा है उसे। इतने महीनों से ये सब चल रहा था, अपनी माँ का जरा भी दुख नहीं दिखा इसे, जिस माँ ने इसे पाल पोस कर इतना बड़ा किया, जिस माँ ने इसे जन्म दिया। अरे ये तो चाहे तो मरते जन्म तक उसके कर्ज नहीं उतार सकता। लेकिन पापा, मम्मी जो बोल रही हैं सरासर गलत बोल रही हैं। हाँ, आज पता नहीं क्यों रितु किचन में नहीं आई है, लेकिन रोज रितु ही सारा काम करती है। आप तो सुबह जल्दी चले जाते हैं, लेकिन मुझे भी यही लगता था कि तेरी बीबी सुबह सुबह चाय नाश्ता बना कर देती है मुझे, सुबह सुबह सारे काम करती है। लेकिन आज तेरी माँ ने जो बताया मुझे, उससे साफ साफ समझ में आ रहा है, और जो मैंने देखा उससे साफ साफ समझ में आ रहा है कि तेरी बीबी मेरी पत्नी के हाथ का बना हुआ चाय नाश्ता ले जाकर मुझे ट्रे में सजा देती थी, ताकि मैं समझूं कि ये सब कुछ मेरी बहू कर रही है, और वो मेरी नज़रों में अच्छा और महान बनना चाहती थी। मैं उसकी चाल बहुत अच्छे से समझ गया हूँ। तू सुन ले, यदि इस घर में रहना है तो मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा, वरना अपनी बीवी को उठा और चलते बन। इस घर में आज से वही होगा जो मैं बोलूँगा, वरना इस घर में किसी को रहने का अधिकार नहीं है। ये घर मेरा है, मेरी मेहनत की कमाई से बना हुआ है। मैंने खून पसीना बहा कर इस मकान को बनाया है। उर्मिला, चलो तुम चलकर सामने बैठो, जिसे खाना है वो खुद ब खुद बनाकर खा सकता है। तुम चलो। बहू के अंदर कितनी सातिर औरत छुपी हुई है, ये आज मुझे पता चल गया। बुआ जी, आखिर माँ कब सुधरेगी? पवन बेटा, हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि तेरी माँ ने पता नहीं कौन सा काला जादू कर दिया है हमारे भैया के ऊपर, कि शुरू से लेकर आज तक उसी की भाषा बोलते हैं। तेरी माँ इस घर के लोगों पर सत्ता जमाए रखने के लिए, इस घर के लोगों पर दबदबा बनाए रखने के लिए, इस घर पर हुकूमत चलाने के लिए कुछ भी कर सकती है। आज तेरी पत्नी को उसने इतना गलत ठहरा दिया कि तेरे पापा भी भला बुरा सुना रहे हैं बेचारी को। बुआ, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है, रितु तो पूरा काम करती है, मैं देखता हूँ उसे। लेकिन बुआ, मेरे कुछ बोलने से पहले ही पापा ने मुझे गाल में चाटा मार दिया। पापा, काश मेरी बात सुन लेते तो शायद। बेटा, तेरे पापा को समझाने से कोई मतलब नहीं है, अब तो तेरी माँ को ही सबक सिखाना चाहिए। बस तू और रितु बहू मेरा साथ दे दे, फिर देख तू कि मैं क्या करती हूँ। रितु बहू, तुम कहाँ गई हुई थी बेटा? इतनी देर से घर पर नहीं थी। बुआ जी, वो मुझे मम्मी जी ने पड़ोस वाली चाची जी के घर किसी काम से भेजा था। और ये क्या, आपकी आंखों में आंसू, आप रो क्यों रही हैं? क्या हुआ? क्या बात है पवन जी, आपको किसी ने कुछ कहा क्या? मुझे बताइए, क्या हुआ? बेटा, मैं तुम्हें एक बात समझाने वाली हूँ। यदि तुम मेरी बात को समझोगी और मेरी बात को मानकर चलोगी तो तुम्हारी गृहस्थी बहुत अच्छे से चलेगी, वरना आज जो हुआ है उसके बाद तो तुम्हारा इस घर में जीना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि भाभी का स्वभाव तुम जानती हो कि कितना तेज है, तुम्हें कितना भला बुरा सुनाते रहती हैं। हाँ बुआ जी, बताइए ना क्या बात है? मैं आपकी बात जरूर सुनूंगी, यदि मानने लायक होगी तो मानूंगी भी। हाँ तो सुनो बेटा, इस तरह पवन की बुआ जी पवन की पत्नी रितु को सारी बात समझाती हैं। इस तरह पवन की बुआ जी पवन की पत्नी रितु को सारी बात समझा देती हैं और उसे मायके जाने के लिए बोल देती हैं। पवन की पत्नी रितु भी अपनी बुआ सास की बात मानकर अपने मायके चली जाती है। पवन खुद अपनी पत्नी को मायके ले जाकर छोड़ देता है। आज तो मजा ही आ गया, इनकी नजरों में भी मैंने उस रितु को गिरा दिया। अरे इस घर में मेरा और सिर्फ मेरा राज होना चाहिए, किसी और का नहीं। मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि मेरे पति
और मेरा बेटा उसके आदी हो जाए। काम तो वही करती, लेकिन मैं चाहती थी कि वो लोग सिर्फ और सिर्फ मेरा गुणगान करे। बेटा तो मेरा साला जोरू का गुलाम हो गया था, लेकिन पति को तो मुझे अपनी मुट्ठी में करना पहले से ही आता है। कहाँ मर गई रीतू बहू? रीतू बहू कहाँ मर गई? जल्दी से मेरे लिए एक कप कॉफी बना कर ला। और हाँ, शाम का समय हो गया है तो नाश्ते में कुछ अच्छा सा बना कर लाना। थोड़ी देर बैठकर टीवी देख लेती हूँ जब तक नाश्ता लेकर आ रही है और चाय। 15-20 मिनट हो गए, अभी तक बहू की कोई आवाज नहीं आ रही है। कहाँ है आखिर ये? अरे बहू जिंदा है या मर गई? भाभी किसी आवाज लगा रही हैं आप? आपकी बहू तो मायके चली गई। मायके चली गई? कब चली गई? किसके साथ चली गई? किसके कहने पर चली गई? और तो और उसने हमसे पूछना तक जरूरी नहीं समझा। वो क्या है ना भाभी, आज जब भैया ने पवन के ऊपर हाथ उठाया उसके बाद पवन को अपनी पत्नी से नफरत सी होने लगी थी कि आज उसके कारण उसके पिता ने उसके ऊपर हाथ उठाया। इसी गुस्से में उसने अपने सास ससुर को फोन लगा दिया और भला बुरा सुनाने लगा। तो रीतू के माता पिता का कहना आया कि आप हमारी बेटी को लाकर हमारे घर छोड़ दीजिए, अब वो इस घर में कभी नहीं आएगी। भाभी शायद अब कुछ दिनों के बाद तलाक के कागजात ही आए इस घर में रीतू के बदले। ये क्या बोल रही है दीदी? ऐसा नहीं हो सकता। अरे वो हमसे एक बार पूछना तक जरूरी नहीं समझा उसने? हमसे पूछा क्यों नहीं उसने कि वो मायके जा रही है? हम बोलते तभी तो वो मायके जाती। देखिए भाभी, आपको अच्छा मौका है उससे छुटकारा पाने का। वैसे भी वो आपके लिए कोई काम तो करती नहीं थी, उल्टा आपके ऊपर बोझ बनी बैठी थी, परेशान किए हुए थी उसने। अब देखो ना, उसके कारण आपका बेटा भैया के हाथ मार खा लिया उसने। क्या ही मतलब ऐसी लड़की को अपने घर में रखने से? मैं तो कहती हूँ जितने जल्द से जल्द कोर्ट के कागजात आते हैं तलाक के, फौरन अपने बेटे का तलाक करवा कर और दूसरी शादी करवा देना। और हाँ, इस बार ऐसी बहू लेकर आना जो आपका काम बता सके, है कि नहीं जीजी? बताओ। हाँ जीजी, बोल तो सही रही हूँ, लेकिन जीजी आजकल लड़कियां मिल कहाँ रही हैं। अब ये भले ही काम नहीं करती थी, लेकिन कम से कम कहने के लिए हमारी बहू थी। क्यों चली गई होगी? हे भगवान, अब सारे घर का काम क्या मुझे करना पड़ेगा? जीजी से बोलती हूँ, जीजी करवाएंगी मेरे साथ। अरे जीजी सुनो ना, अब वो तो नहीं है, वो तो अपने मायके चली गई है बहू। आप एक काम करिए, मेरे साथ चलकर रसोई में खाना बनवा लीजिए। भाभी आपको क्या लगता है, क्या मुझे काम करना पसंद नहीं है? मुझे बहुत अच्छा लगता है काम करना, लेकिन क्या बताऊँ भाभी, ये घुटने के दर्द के मारे मैं उठ सकती हूँ ज्यादा, ना बैठ सकती हूँ, ना ज्यादा चल फिर सकती हूँ। बस इसी कारण तो मैं अपने मायके आई हुई थी 15-20 दिनों के लिए कि दवाई गोली चल रही है तो यहाँ थोड़े दिन रहूंगी तो आराम मिलेगा। अब मुझे क्या पता था कि आप उल्टा मुझसे काम करवाने लगेंगी। काम वाम तो नहीं कर पाऊंगी भाभी मैं, मुझे माफ कर देना। हे भगवान, मैं इतने बड़े घर का काम अकेले कैसे संभालूंगी? हे भगवान, कैसे इतने बड़े घर को संभालूंगी? जिस दिन से ऋतु इस घर में शादी होकर आई थी उस दिन से तो मानो जैसे रसोई से मैंने बैराग्य सा ले लिया हो। घर का कोई काम नहीं करती थी मैं। ये मैंने क्या कर दिया? अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मार दी। बहू को बुरा बनाने के चक्कर में मैं खुद ही फंस गई यहाँ। दूसरों के लिए मैंने कुआं खोदा था, मैं खुद खाई में जाकर गिर गई। हे भगवान, क्या करूँ अब मैं? करना तो मुझे ही पड़ेगा काम। अब बहू भी इस घर से चली गई है। हे भगवान, अब कहीं ऐसा ना हो कि मेरे कारण मेरे बेटे का तलाक हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये सब बातें सोचने से अच्छा है मैं जल्द से जल्द सारे घर का काम कर लूं और खाना पीना बना कर रख दूं। हरे राम, ये रसोई संभालते तो मेरी कमर में दर्द बन गया है। मेरी कमर है कि झुकने नहीं दे रही है। आज एक ही टाइम के खाना बनाने में मेरा भी ये हाल है तो ना जाने और आगे क्या होगा। भाभी खाने में क्या बनाया है? अरे जीजी, खाने में मैंने सिर्फ आज दाल और रोटी ही बनाई है, मुझसे ना हो पाएगा ये काम। अरे बहुत कमर दुख रही है मेरी। आपको लगता है तो आप ही बना लो। भाभी आपको तो पता है मैं घर के कोई भी काम नहीं कर सकती। मैं अपने घर में नहीं करती हूँ तो फिर यहाँ कैसे करूँगी? मेरे हाथ ही नहीं चलते हैं काम करने को। और वैसे भी आपको तो आदत है ना ये सब काम करने की, आप तो करती ही है ना ये सब काम। फिर हाँ आदत तो है, ठीक है मैं कर लेती हूँ, आप जाइए। हाँ, सब्जी में कुछ अच्छा सा बना देना। ये क्या दाल रोटी बना कर रख दी है मरीजों वाला खाना आपने? कुछ अच्छा सा बना लो। ये और आ गई महारानी जले में नमक छिड़कने के लिए। जल्दी से जाकर कपड़े उतार कर ले आती हूँ। शाम हो गई है, रात होने को आई है तो कपड़े अभी तक छत में सूख रहे हैं। अरे राम, मेरी तो कमर ही टूट गई। 4 दिन हो गए घर का काम अकेले करते करते। भाड़ में जाए, मुझे नहीं करना है अपने आप की बढ़ाई। मुझे नहीं बनना है इस घर की मालकिन। मुझे अपनी सत्ता स्थापित नहीं करनी है, नहीं गिराना है मुझे बहू को किसी दूसरे की नजरों में। अपने आप में महान बनने की जरूरत नहीं है मुझे। मैं तो इनको बता
देती हूँ आज सारी बातें कि मैं जो भी बोल रही थी सब झूठ बोल रही थी। मैं खुद बहू के पास जाकर हाथ जोड़कर पैर पड़कर उसे इस घर में वापस लेकर आऊंगी। थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ ताकि मेरी कमर सीधी हो जाए। अरे राम, कोई डॉक्टर को बुला दो। काम कर करके मेरी तो कमर ही टूट गई है। अजी सुनते हैं, आ गए क्या आप दुकान से? क्या बात है भागवान, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? क्या बात है? मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आज तक बहू के लिए आपसे जो भी बोला, जो भी बताया सब झूठ था। मैं बहू को आपकी नजरों में गिराना चाहती थी, बस इसीलिए बहू की बुराई आपके सामने करती थी मैं। मुझे माफ कर दो जी। बहू तो बहुत अच्छी थी, सारे घर का काम संभाले हुए थी, सारे घर का काम अकेले कर लेती थी। मैं तो बस बैठे बैठे उसे आर्डर लगाती थी। क्या तूने इतना बड़ा झूठ बोला? तूने अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए तूने इतनी ओछी हरकत की? मैंने कैसे विश्वास कर लिया तेरे ऊपर? मुझे आपको जो बोलना है बोल लो, मार लो, पीट लो, लेकिन बहू को लेकर आ जाओ आप, और जीजी जाकर बहू को ले आइए। नहीं, अब बहू कभी वापस नहीं आएगी, क्योंकि तूने जो उसके साथ किया है वो सरासर अन्याय है। तेरी बातों में आकर मैंने भी ना जाने क्या कुछ सोच लिया बहू के बारे में। जीजी आप समझाओ ना। मैं नहीं कर सकती इस घर का काम। मैं आपसे वादा करती हूँ जीजी, मैं आज के बाद बहू के साथ कभी अन्याय नहीं करूँगी। आप तो समझिए, आप तो कम से कम मेरी स्थिति देखिए, मुझसे नहीं होता है घर का काम। मैं वादा करती हूँ कि बहू को कभी मैं मुझ पर टांग नहीं बोलूँगी, बहू को अपनी बहू बनाकर रखूँगी। पवन बेटा, तू मुझे माफ़ कर दे। मैंने तेरी माँ के कहने पर ना जाने तुझे क्या कुछ सुना दिया और तेरे ऊपर हाथ भी उठा दिया। पवन बेटा, अब तेरे ऊपर है, तू बहू को लाना चाहता है या नहीं। हम तो इस लायक नहीं रहे कि हम बहू के सामने नजरें उठा पाएं। पापा, आप मेरे पिता हैं, आपका पूरा अधिकार बनता है मेरे ऊपर हाथ उठाने का, मुझे भला बुरा सुनाने का। मैं बस ये चाहता हूँ कि इस घर में ऋतु को वो मान सम्मान मिले, वो प्यार मिले, वो अपनापन मिले जो वो चाहती है। हाँ बेटा, मैं तुझसे वादा करती हूँ आज के बाद मुझसे कभी ऐसी कोई गलती नहीं होगी। बेटा जा बेटा, तू ऋतु बहू को ले आ। भाभी, पवन अकेला क्यों जाएगा? जाएंगे तो सभी लोग जाएंगे और ऋतु को अपने साथ लेकर आएंगे। हाँ जीजी, हाँ आप सही बोल रहे हो। मैं खुद जाकर ऋतु बहू से माफी मांगूंगी और उसे अपने साथ लेकर आऊंगी। इस तरह उर्मिला जी सारे परिवार के साथ जाती हैं और अपने बहू को घर लेकर आ जाती हैं। 4 दिन बहू के न रहने पर उर्मिला जी को अपनी बहू का महत्व समझ में आ जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।